Hello students, today we going to look at the next problem. अगर आप यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट देखें तो दैट इज़ बेसिकली 50 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। जो अभी असल में जो मैं इसमें चीज़ें हाईलाइट करूँगा वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि वो पहले आप नोट डाउन कर लें। 50 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जो है वो इट्स अराउंड 50 किलोमीटर। जो यहाँ पे जो इसमें जो गिवन है उसमें अगर आप देखें तो लेट एक तो ये आप इसमें नोट डाउन कर लें। उसके बाद है कि आप जो पावर सप्लाई कर रहे हैं तो सो इट इज़ सप्लाइंग ए पावर ऑफ 5 MVA, तो सेट इज 5 मेगा वोल्ट एम्पियर्स एंड एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.8 का पावर फैक्टर लैगिंग है इसके अंदर, ठीक है। और जो वोल्टेज हमने यूज़ की है दैट इज़ 33 किलो वोल्ट। इस लाइन के लिए जो हमारी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज़ 90%। और हमने कैलकुलेट फाइंड आउट क्या करना है, हमने निकालना है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर द लाइन। तो अर्लियर मैंने जैसे कि इनिशियल जो टॉपिक था जिसके अंदर हमने कंपैरिजन किया था डिफरेंट ट्रांसमिशन सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे अहम पैरामीटर होता है जिसकी मदद से आप किसी भी दो ट्रांसमिशन सिस्टम्स को कंपेयर कर सकते हैं वो ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर यूटिलाइज इन यूजिंग दैट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो आपको देखना पड़ता है कि जो वॉल्यूम है कितना यूज़ होगा, क्योंकि और ये जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो होता है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेट्स टू दी कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर। जो आप कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर आपकी यूटिलाइज होती है उसके साथ रिलेट कर जाता है। सो नतीजतन अगर आप इसमें कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम सिलेक्ट करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो उसमें सबसे अहम चीज़ यही होती है कि आपको कॉस्ट का देखना पड़ता है, इकोनॉमिकल एंड्स देखने पड़ते हैं कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा सूटिंग होगा, जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा भी कर दे और कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा ना आए। उसके लिए सबसे सूटेबल जो है वो फिर यही पैरामीटर होता है। इस प्रॉब्लम के अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने यहाँ पे यही डिमांड की है कि आप जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो एल्युमिनियम कंडक्टर रिक्वायर्ड है उसको निकालें। अब इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है कि दो सिस्टम्स को यूज़ किया गया, एक है सिंगल फेज़ 2 वायर सिस्टम, ये भी एक एसी सिस्टम है, और दूसरा जो है 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम, ये भी एसी सिस्टम है। तो दोनों एसी सिस्टम्स हैं जिसको यहाँ पर डिस्कस्ड हैं, और उसमें 2 सिंगल फेज़ है और एक 3 फेज़ है जो बेसिकली यूज़ किया गया। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2.85 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर्स है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये तो इसमें इस तरीके। तो ये अब यानी हम आते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने इन दोनों सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटी सी एक रिप्रेजेंटिंग डायग्राम बना ली है। इसके अंदर मैंने जो सिंगल फेज़ 2 वायर सिस्टम है उसको भी बनाया है, और 3 वायर एसी सिस्टम जो है उसकी भी एक रिप्रेजेंटेशन बना दी है। तो लेट इस बेसिकली चीज़ें लिख लेते हैं फिर ताकि देखते हैं ट्रांसमिशन जो वायर हमने लगाई है उसकी जो लेंथ है, ट्रांसमिशन वायर लेंथ जो है वो बेसिकली दैट इज़ इक्वल टू 50 किलोमीटर्स, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यू कैन बेसिकली से 50 इंटू 10⁻³ मीटर्स में भी ले सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट के स्टैंडर्ड यूनिट्स जो आप कंसिडर कर रहे हैं उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। और अपेरेंट पावर जो इसके अंदर भेजी गई है, अपेरेंट पावर जो ट्रांसमिशन के अंदर हुई है दैट इज़ इक्वल टू 5 MVA, और जो पावर फैक्टर है इसके लिए लैगिंग में है वो है 0.8। तो अमूमन इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम पावर सप्लाइड निकाल लें। तो पावर सप्लाइड जो होती है वो सिंपली यही होती है कि आपने जो अपेरेंट पावर भेजी है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं पावर फैक्टर इन्वॉल्व से टू गेट दी पावर सप्लाइड। तो ये बेसिकली हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दिस इज़ इक्वल टू 0.8, ये हमारे पास आ जाएगी 4 मेगावाट्स, ठीक है। 4 मेगावाट्स हो जाएगी आपके पास। तो यू कैन राइट इट इज़ एज 4 इंटू 10⁻⁶ वाट्स जो है वो यहाँ आ जाएंगे आपके पास।
अच्छा, इसमें ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पे अगर आपने देखा हो, जो आपके पास है उसमें ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी जो है वो हाईलाइट की थी, और वो मैंने कहा था कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन इज़ 90%। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है दैट इज़ इक्वल टू एफिशिएंसी दैट इज़ इक्वल टू 90%। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 10% लॉस हो रहा होगा। ठीक है, यानी जो भी आपने पावर सेंड की उसमें से आपके पास 10% जो है वो लॉस हो रहा है। सो इन अ वे इनडायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि लाइन लॉस क्या हो रहा है। ठीक है, लाइन लॉस इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 10/100 10% एंड मल्टीप्लाई बाय 4 × 10⁻⁶ वाट्स। ठीक है, तो जो टोटल पावर सप्लाइड है ना उसमें से इतनी पावर जो है वो लॉस हो जाएगी। एंड इफ़ वी बेसिकली सिंपली देखेंगे इसको, हम इसमें से भी यूज़ कर देंगे 4 × 10⁵ वाट्स। ठीक है, 4 × 10⁵ वाट्स आ जाता है। ठीक है, तो ये तो लेंथ ऑफ द लाइन निकाल ली। इसमें अब हमने कुछ चीज़ें जो हमने अभी तक इम्पॉर्टेंट देख ली हैं वो क्या किया कि हमने लेंथ ऑफ लाइन निकाल ली है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमने अपेरेंट पावर जो थी उससे हमने पावर सप्लाइड निकाल ली है। फिर एफिशिएंसी जो हमारे पास अप्लाइड थी उससे हमने लॉस निकाल लिया इसके अंदर। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स जो हैं जो है वो जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसमें पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम यूटिलाइज्ड है इसके अंदर, वो हम पहले सिंगल फेस सिस्टम के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है इसमें अंदर सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम जो है उसके लिए हम ये कैलकुलेशंस करेंगे। सो इस पर हम चलते हैं और इसको करके देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास सारी बेसिक्स आ गई हैं, यानी बेसिक जो चीज़ें थी वो हमारे पास आ गई हैं। सो वी स्टार्ट विद बेसिकली दी अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर जो थी वो बड़ी सिंगल फेज में बड़ी सिंपल होती है। अपेरेंट पावर जो है आपके पास इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग कि आपके पास इशू हो। इट इज़ सिंपली V दैट इज़ अ वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय दी करंट। यहाँ पे मैंने I1 लिया है करंट को। तो चूँकि आपके पास पावर तो गिवन है, अपेरेंट पावर जो है वो तो गिवन है, लेकिन आपके पास करंट की वैल्यू नहीं है। सो लेट अस फाइंड आउट दी I1 वैल्यू। अब ये V जो है यहाँ पर डिवाइड कर दें तो आपके पास हो जाएगा अपेरेंट पावर और अपेरेंट पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। तो जैसे यहाँ से आप क्या करेंगे कि सिंपली आप वैल्यूज़ प्लेस कर लें। अपेरेंट पावर जो थी वो मैंने आपको पहले बताई थी कि 5 × 10⁻⁶ थी, और V और 33 × 10⁻3 ये वो वोल्टेज थी जिसके ऊपर आपके पास ट्रांसमिशन हो रही थी। आई थिंक सो मैं ये शायद लिखना भूल गया था, इसको भी आप चाहें तो ऊपर जो डाटा गिवन है उसके अंदर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिख आएगा कि एट ए 33 kV जो है ये ट्रांसमिशन हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे V जो है ना ये ट्रांसमिशन वोल्टेज है, इसको लिख लें ट्रांसमिशन वोल्टेज। ये तक कि आपकी जो सारी डाटा है ना वो पूरा हो जाए। 33 kV है। ठीक है, तो सिंपली इधर आपने इसे डिवाइड कर दिया एंड दैट विल गिव यू बेसिकली I1 की वैल्यू जो है इस सिंगल फेज सिस्टम के लिए 151.5 एम्पियर्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसमें करंट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑब्वियसली इसमें ये होता है कि आपको जो है वो लॉस चूँकि इसके अंदर गिवन है कि जो इसके अंदर जो लॉस इन्वॉल्व है या जो भी है तो वो आप फाइंड आउट करते हैं। और इस सिस्टम के लिए आपके पास जो लाइन लॉस है, लाइन लॉस दैट इज़ गिवन बाय W1 हम इसे कह लेंगे, और 2I1 की स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा दैट इज़ रेजिस्टेंस R1 एंड दिस इज़ इक्वल टू यहाँ से अगर हम देखें 2I1 की स्क्वायर रो लेंथ ऑफ द कंडक्टर ओवर A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इस सिस्टम के लिए जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है वो निकालें। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकला है ना तो उससे वॉल्यूम फाइंड करना इट्स प्रीटी स्ट्रेट थिंग, बड़ी सिंपली आप निकाल सकते हैं इससे। तो उसके अंदर फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहती, आप बेसिकली सिंपल मल्टीप्लाई करके निकाल सकते। अब ये A1 जो है ना ये हमारे पास इसमें अननोन है, वी डोंट नो कि वो A1 की वैल्यू क्या हो। सो लेट सपोज मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को टारगेट करता हूँ और यानी यहाँ पे मेरा मकसद जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मैं इसमें से निकालने की कोशिश करता हूँ। A1 आ गया।
तो सिंपली एक्सचेंज कर लें फिर वैल्यूज़, तो यहाँ 2i1 की स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास W1, दैट इज़ द लाइन लॉस जो आपके पास यहाँ पे इसमें हुआ। लाइन लॉस हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, इट्स नॉट अ थिंग कि वो हमें अननोन हो, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं जो उसमें हो रहा होगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय करंट जो था वो, अगर आपने वो याद हो, ऊपर हमने निकाला है 151, तो ये 151.5 की ए स्क्वायर आ गया। आर जो है रेजिस्टेंस मैंने पहले ही लिख दी थी ऑफ द एल्यूमिनियम जो थी वो मेंशन की थी 2.85 इंटू 10⁻⁻8 थी, और इसके साथ जो है हमारे पास जो है दैट इज़ दी नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज़ 50 इंटू 10⁻3, और इन सबको डिवाइड कर लेंगे जो हमारे पास इसकी जो पावर लाइन लॉस इंटू 10⁻5, ठीक है, इससे हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये इसको सिंपली, ये आपके पास सिंपल कैलकुलेशन है, किसी कैलकुलेटर वगैरह से अगर आप कर लें तो आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 1.635 इंटू 10⁻⁻4 दैट इज़ इक्वल टू मीटर स्क्वेयर, दैट्स इट। ये हमारे पास जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया निकला है कंडक्टर का, and if we have the cross sectional area of the conductor we can very easily find out the volume of the conductor। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंपली जो है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर जो टोटल ओवरऑल वॉल्यूम निकालना है तो उसमें 2 कंडक्टर्स इन्वॉल्व है। वैसे तो यही होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को सिर्फ आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो आ जाता है वॉल्यूम, लेकिन यहाँ चूँकि 2 कंडक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप 2 मल्टीप्लाई बाई A1 मल्टीप्लाई बाई द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ बेसिकली 2A1 जो है आपके पास 1635 इंटू 10⁻⁻4, और ये जो आपके पास लेंथ थी दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻3 थी। सो व्हेन वी गोइंग टू मल्टीप्लाई इट वी इवेंचुअली फाइंड आउट कि ये हमारे पास 16.35 मीटर क्यूब आ जाता है। तो दैट इज़ दी वॉल्यूम जो हमने इसका निकाल लिया। ये फर्स्ट केस के अंदर जो है हमारा वॉल्यूम जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब ये इस प्रॉब्लम को अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास ना एक पूरा मेथड आ गया। ये कैसे आप जो है आपके पास गिवन क्या था गिवन क्या होगा, आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ निकालनी है, और फिर इस गिवन की मदद से आपने आगे चलते हुए किस तरीके से मेथड लगाते हुए आपने कैसे निकालना है। तो इसमें यहाँ पे सिंपल है, आपने अपेरेंट पावर वाला फार्मूला यूज़ किया, फिर इससे करंट निकाल लिया, फिर इस करंट की मदद से आपने लाइन लॉस भी आप फाइंड आउट कर चुके थे, वो वाला फार्मूला यूज़ किया, एंड देन यू पुट इन दी वैल्यूज़ और आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया, एंड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारी जो है ना वो अगर आप कहें तो ये एक हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो आ चुका है। एक जो है हम इस प्रॉब्लम में एक चीज़ जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सर डिफरेंट, ये देखें ना, अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो आप फिर किसी भी सिस्टम को जो है ना कंपैरिजन कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम के साथ। ठीक है, ये हो गया। ओके, मैंने जैसे आपको बताया कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जो है ना वो सारी इस पर डिपेंड कर रही है कितना वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो है वो आप यूज़ करेंगे, क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर आप यूटिलाइज़ करते हैं उससे रिलेटेड हो जाता है कि आप कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर क्या होगी। ठीक है, अब जो सेकेंड सिस्टम है हमारे पास, तो सेकेंड सिस्टम जो है वो 3 फेज़ है, 3 वायर सिस्टम। 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम जो है ना हमारा, अब वो हम देखने के 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम क्या करता है। तो चीज़ चलेंगे उसी तरीके से, हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो यही होगी जो हमारी पहले थी। सो वी स्टार्ट विद दी अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर जो थी हमारे पास 3 फेज़ में अगर हम देखें तो 3 फेज़ सिस्टम के अंदर अपेरेंट पावर्स जो होती हैं दैट इज़ गिवन बाय √3 वोल्टेज इनटू करंट। यहाँ पे हमने करंट I2 ले लिया ठीक है। वोल्टेज जो है वो मैंने आपको पहले ही बताई हुई थी कि वोल्टेज जो है हमारे पास 33 किलो वोल्ट्स हैं। तो अपेरेंट पावर जो थी वो मैंने आपको बताई थी कि 5 मेगा वोल्ट एम्पियर्स थी। इधर अगर हम दोबारा इसको रिप्रेजेंट करें तो करंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा, अपेरेंट पावर आ जाएगी, और अपेरेंट पावर जो है डिवाइड कर देंगे हम √3 इंटू वोल्टेज से। तो यहाँ पे अपेरेंट पावर जो थी 5 इंटू 10⁻⁶
6, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड किया आपने इसको, सो यहाँ पे √3 का फैक्टर आ गया जो कि 3 फेज़ की वजह से आया है, और यहाँ पे आ गया 33 × 10⁻3. So when we are going to divide it, we will end up with 87.5 amperes. 18. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग. अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे करंट वैल्यू कम होगी, 3 फेज़ में करंट की वैल्यू कम, तो और करंट कम हो जाए ना तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी रिड्यूस कर जाता है. तो आपको जितना करंट ज़्यादा होगा उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ज़्यादा चाहिए होता है. तो हेयर ये आपको नज़र आ रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा. तो ये अभी हमने चीज़ डिस्कस की है. लेट अस सी कि हम आया ये चीज़ वाकई कर भी रही है ऐसे कि नहीं है. तो लेट अस स्टार्ट. हमने लाइन लॉस जो है वो पहले ही निकाला हुआ था, और वो मैंने यहाँ पे हम इसको हम W2 से लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो 3 से करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 हमने कंडक्टर्स यूज़ किए हैं इस सिचुएशन के अंदर. तो वो हम उसके ले लेंगे R2, ठीक है, 3 × I2 की स्क्वायर, और इधर फिर हम लगा लेंगे रेजिस्टेंस के लिए वही ρL/A2. तो A2 जो है ना वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस सिस्टम के अंदर जो आपका कंडक्टर बनने वाला है उसका, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है. अब इसमें सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं. जो रेजिस्टेंस है वो ρLA, ये बड़ा एक सिंपल फार्मूला है, एवरीवन नोज इट, दे स्टडी इट वेरी अर्लियर ऑन. तो अब इसको हम इसमें सिंपली वैल्यूज़ प्लग कर देंगे, ठीक है. रेजिस्टिविटी की हमारे पास वैल्यू है, और लेंथ की भी वैल्यू है, तो ये जस्ट सिंपली हम प्लग करेंगे. अच्छा, अब हमने ये निकालना जो है ना वो क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो हम A2 = 3I2 की स्क्वायर, फिर हमारे पास रो की वैल्यू होगी, फिर लेंथ, और इसके नीचे आ जाएगा W2 जो है ना वो वही है, जो पावर डिसिपेशन जो है ना वो सेम है. तो पावर डिसिपेशन हम पहले ही निकाल चुके थे, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, 4 × 10⁵ है. तो लेट्स प्लग दी वैल्यूज़. 3 × I2 की स्क्वायर जो है वो मैंने अभी हमने निकाला है 87.5 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रो हमने पहले ही निकाल ली थी, वो मैंने पहले ही बताई थी कि 2.85 ये गिवन है हमें, 10⁻⁻8 है, और लेंथ जो है वो 15 × 10⁻3 मीटर्स है. उसको डिवाइड कर देंगे 4 × 10⁵ से, ठीक है. ये हो गया हमारे पास A2, ठीक हो गया, ये हो गया. अच्छा, अब जो है इसको सिंपली कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर लगाएं और उसे सॉल्व कर लें, तो यू विल एंड अप विद 0.818 10⁻⁻4 मीटर की स्क्वायर, ठीक हो गया. और इसकी को अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो है उसके अंदर जो है मैंने जैसे पहले बताया था, सिंपली क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, और चूँकि यहाँ पे 3 कंडक्टर्स हैं तो 3A2L हो जाएगा. सो वी गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 3 और मल्टीप्लाइड बाय 0.818 × 10⁻⁻4, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 50 × 10⁻3. So we will end up with 12.27 meter cube. That is A2. Sorry, V2. ऐसे तो वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सिस्टम जो आपके पास कंडक्टर आया उसका वॉल्यूम आ गया. तो अब ये ऑब्वियसली ये आपने देखा कि एक और हमारे पास वैल्यू आ गई कि सेकंड वैल्यू आ गई. वी कैन हैव ए कंपैरिजन ऑफ दीज टू वैल्यूज़, ठीक है ना. आप देखें ना कि कंपैरिजन भी हो सकता है, अगर हम चाहें तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं. पहली वैल्यू भी निकाली थी मैंने, वो आपको पता है कि V1 जो वॉल्यूम 1 निकाला था वो 16.35 मीटर क्यूब निकाला था. सॉरी, मीटर क्यूब लिखिएगा आपके जो वॉल्यूम का जो है. तो ऑब्वियसली इस जो पहला सिस्टम था, जो सिंगल फेस आपके पास सिस्टम था, जिसके अंदर आप सेम पावर ट्रांसमिट कर रहे थे और सेम लॉस हो रहा था और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी सेम थी, उसमें अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो 3 फेज सिस्टम है उसके लिए आपको जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड है वो कम है. सो दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप एक सिंगल, अक्सर ये चीज़ कि वाई हम सिंगल फेज से हम 3 फेज में क्यों जाते हैं, कि वाई वी यूज़, कभी सवाल आ जाता है कि वाई वी यूज़ 3 फेज सिस्टम. अक्सर ये बात यूज़ हो रही है. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स जो उसके होती है पीछे, कि आप जब सिंगल फेज सिस्टम से 3 फेज सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड है फॉर कंडक्टिंग द सेम पावर एट अ सेम पावर लॉस एट द सेम वोल्टेज,
तो जब सेम पावर लॉस होगी, सेम पावर ट्रांसमिट करनी होगी और सेम वोल्टेज होगी, तो यू विल सी कि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड होगा वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे तकरीबन आपको लग रहा है कि तकरीबन 25% रिड्यूस हो गया। सो दैट्स ए ह्यूज थिंग। और ये आपको ऑब्वियसली कॉस्ट में भी बचाएगा। ये एलुमिनियम को यहाँ पे हमने एज ए कंडक्टर कंसिडर किया है। यू कैन कंसिडर अदर्स एज वेल एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो थैंक यू। और होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी, एंड यू विल कंटिन्यू फॉलोइंग माई problems solving sessions, and hopefully we'll see another one in the next round. Thank you.